इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन जिनकी कहानी आप कह सकते हैं काफी पेचीदा भी है, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, बिल्कुल। बहुत से भारतीयों के लिए वो एक नायक हैं, पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और फांसीवादी जापान से उनके जो संबंध थे, उसने उनकी विरासत पर गहरे सवाल भी खड़े किए हैं। ये तो है। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन के कई अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। जी, उनके बचपन और पढ़ाई लिखाई से लेकर फिर कांग्रेस में उनका वो तेजी से ऊपर उठना, गांधी जी के साथ मतभेद, और फिर वो एक्सिस शक्तियों वाला विवादास्पद गठजोड़, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व, और आखिर में उनकी वो रहस्यमयी मौत और उसके बाद की जो विरासत है, वो सब। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे ठीक से खंगालें, समझें। मतलब बोस के जीवन की अहम घटनाएं क्या थीं, उनके फैसलों के पीछे क्या सोच रही होगी, और हाँ, उनकी विरासत को अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जाता है, इन सब पर गौर करेंगे। हमारा मकसद है कि तथ्यों को बस सामने रखें, बिना किसी झुकाव के, ताकि उनके व्यक्तित्व की एक संतुलित तस्वीर बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म कटक में हुआ, एक बड़े बंगाली परिवार में। हाँ, 23 जनवरी 1897 को। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक कामयाब वकील थे, सरकारी वकील भी रहे। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों में है, कि उन्हें ब्रिटिश राज का वफादार भी माना जाता था। अच्छा जी, उनकी माँ प्रभावती बोस वो घर की धुरी थीं। सुभाष 9वीं संतान थे और छठे बेटे। परिवार काफी बड़ा था। और पिता चाहते थे कि बेटे बिल्कुल साफ अंग्रेजी बोलें। इसी वजह से सुभाष की शुरुआती पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। हाँ, वहाँ माध्यम अंग्रेजी था और सिलेबस भी पूरा ब्रिटिश तर्ज पर। जबकि घर पर सिर्फ बंगाली बोली जाती थी। ये एक तरह का विरोधाभास था उनके बचपन में। ये विरोधाभास अहम था। उस स्कूल में ज्यादातर बच्चे अंग्रेज या एंग्लो इंडियन ही थे। उन्हें लैटिन, बाइबल, ब्रिटिश भूगोल, इतिहास ये सब पढ़ाया जाता था। भारतीय भाषाओं या संस्कृति की कोई जगह नहीं थी। तो पिता का मानना था कि तरक्की के लिए अच्छी अंग्रेजी जरूरी है। बिल्कुल, ब्रिटिश भारत में यही सोच थी। लेकिन घर पर, जैसा आपने कहा, माहौल एकदम बंगाली था। ये जो दोहरापन था, शायद इसने उनके अंदर एक तरह का तनाव पैदा किया हो। फिर बदलाव कब आया? मुझे लगता है रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल जाने के बाद। हाँ, करीब 12 साल की उम्र में 1909 की बात है ये। वो रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल गए। यहाँ बंगाली और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। तो यहीं से उनका रुझान भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ा। अच्छा। उन्होंने भारतीय कपड़े पहनने शुरू किए, धार्मिक विषयों में रुचि लेने लगे, खासकर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में। और बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में। हाँ, वो उपन्यास तो उस जमाने के बंगाली युवाओं में बहुत लोकप्रिय था, उसका भी असर पड़ा। ये बातें उनकी चिट्ठियों में भी मिलती हैं। और पढ़ाई में तो वो शुरू से ही तेज थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान मिला। जी। इसके बाद वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए दर्शन शास्त्र पढ़ने। लेकिन वहाँ का जीवन शांत नहीं रहा। वो प्रोफेसर ओटेन वाली घटना। हाँ, वो काफी चर्चित है। फरवरी 1916 की बात है। प्रोफेसर E.F. ओटेन पर कुछ छात्रों ने हमला कर दिया था। आरोप ये था कि प्रोफेसर ने भारतीयों के बारे में कुछ अपमानजनक कहा था। अब ओटेन खुद तो हमलावरों को पहचान नहीं पाए, पर किसी चश्मदीद ने सुभाष बोस और एक और छात्र का नाम ले लिया। तो नतीजा ये हुआ कि बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया। हाँ, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, सच में। परिवार ने कोशिश नहीं की इसे सुलझाने की? जी, होगी जरूर। परिवार का असर इस्तेमाल करने की कोशिश तो हुई, पर निष्कासन रद्द नहीं हुआ। काफी समय बाद जुलाई 1917 में जाकर उन्हें दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने की इजाजत मिली। तब उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज ज्वाइन किया। जी, और 1918 में दर्शन शास्त्र में फर्स्ट क्लास BA किया। यूनिवर्सिटी में सेकंड आए थे। लग रहा था कि चलो अब एकेडमिक रास्ता साफ है। लेकिन फिर पिता ने उन्हें एक और दिशा दी। इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS 1919 में इंग्लैंड भेजा तैयारी के लिए। और कमान देखिए, सिर्फ कुछ महीने की तैयारी में अगस्त 1920 में जो ICS की परीक्षा हुई, उसमें चौथा स्थान हासिल कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में किसी भारतीय के लिए। बहुत बड़ी। बस एक फाइनल परीक्षा और घुड़सवारी का टेस्ट बाकी था। मतलब ICS की नौकरी लगभग हाथ में थी। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है।
इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उनके मन में कश्मकश शुरू हो गई। बिल्कुल, कि क्या ये नौकरी करनी चाहिए। हाँ। अगस्त 1920 से अप्रैल 1921 के बीच उन्होंने अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस को कई खत लिखे। उनमें ये द्वंद्व साफ दिखता है। एक खत में उन्होंने लिखा भी कि मेरे जैसे विलक्षण विचारों वाले इंसान के लिए सबसे आसान रास्ता जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेजों की नौकरशाही में बंद कर वो देश की वैसी सेवा नहीं कर पाएंगे जैसी वो करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ देशभक्ति नहीं थी, बल्कि उनके अपने स्वतंत्र स्वभाव और उस सिस्टम के बीच का टकराव भी था शायद। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अप्रैल 1921 में पक्का कर लिया कि आईसीएस की फाइनल परीक्षा नहीं देंगे। जी, और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू को खत लिखकर अपना नाम वापस लेने को कहा। ये वाकई एक असाधारण कदम था, उस जमाने के हिसाब से तो और भी ज्यादा। हाँ, और जैसा उन्होंने शरद बोस को लिखा, उन्हें अपनी माँ से ये जानकर बड़ी राहत मिली कि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करती हैं। अच्छा, इससे उनका निश्चय और पक्का हुआ होगा। बिल्कुल, और इंग्लैंड जाने से पहले ही वो बंगाल के बड़े राष्ट्रवादी नेता थे सीआर दास उनके संपर्क में आ चुके थे। दास ने उन्हें प्रोत्साहित किया था कि भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हों। तो जून 1921 में आईसीएस का सपना पीछे छोड़कर सुभाष बोस भारत लौटे और सीधे कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। जी हाँ, और यहाँ उनका उभार बहुत तेजी से हुआ। वो जल्दी ही जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के जो युवा और कह सकते हैं गरम दल के नेता थे, उनमें गिने जाने लगे। हाँ, ये वो गुट था जो सिर्फ संवैधानिक सुधारों से संतुष्ट नहीं था, ये पूर्ण स्वराज और समाजवादी विचारों की तरफ ज्यादा झुकाव रखता था। यहीं से उनके और गांधी जी के विचारों में अंतर दिखने लगे होंगे। हाँ, दिखने शुरू हुए। किस तरह के अंतर थे ये? क्या ये सिर्फ तरीकों को लेकर थे या विचारधारा का भी टकराव था? देखिए, श्रोता बताते हैं कि गांधी जी को बोस का तौर तरीका, जिसमें एक तरह की सैन्य अनुशासन की झलक थी, जैसे बूटों की आवाज, सलामी देना, ये सब कुछ खास पसंद नहीं था। अच्छा। यहाँ तक कहा गया है कि गांधी जी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को, जहां बोस ने वॉलंटियर कोर का नेतृत्व किया था, मजाक में बर्ट्रम मिल्स सर्कस कह दिया था। ओह, इससे तो बंगाली प्रतिनिधियों में नाराजगी फैली होगी। हाँ, फैली थी, लेकिन मतभेद इससे कहीं ज्यादा गहरे थे, तरीकों और शायद कुछ हद तक विचारधारा दोनों को लेकर। फिर भी कांग्रेस में उनका कद तो बढ़ता ही गया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जेल भी गए। 1930 में कलकत्ता के मेयर बने। जी। और फिर 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए। इस बार तो उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया उनको हराया था। हाँ, और यहीं से कांग्रेस के अंदर का संकट बहुत गहरा गया। गांधी जी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ कई मुद्दों पर बोस के गंभीर मतभेद उभर कर सामने आ गए। जैसे किन मुद्दों पर? जैसे भविष्य के भारत का स्वरूप कैसा हो, रियासतों का क्या होगा, अहिंसा को लेके बोस का नजरिया कितना लचीला हो सकता है, और बोस जिस तरह अध्यक्ष के तौर पे ज्यादा शक्तियां चाहते थे, वो भी एक मुद्दा था। और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि उनके दोबारा चुने जाने के फौरन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में बोस के पास भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और कुछ समय बाद उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। हाँ, ये उनके राजनीतिक जीवन का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। कांग्रेस के रास्ते अब उनके लिए बंद हो गए थे। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसने बोस को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया, भारत की आजादी के लिए बाहरी मदद लेने का। हाँ, वो नजरबंदी से भाग निकले और कई देशों से होते हुए अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचे। अब नाजी नेतृत्व ने ऊपरी तौर पर तो भारत की आजादी के लिए सहानुभूति दिखाई, लेकिन ये बहुत साफ या कोई ठोस वादा नहीं था। जर्मन पैसों से बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोला गया और उत्तरी अफ्रीका में रोमल की सेना ने जो भारतीय युद्धबंदी पकड़े थे, हाँ, उनमें से करीब 3000 सैनिकों को लेकर फ्री इंडिया लीजन भी बनाई गई। लेकिन क्या जर्मनी से किसी ठोस सैन्य मदद की उम्मीद थी उन्हें? जर्मनी का ध्यान तो कहीं और लगा हुआ था। शुरुआत में शायद उम्मीद रही होगी। 1941 में जर्मनी ने भारत पर एक जमीनी हमले की संभावना पर कुछ विचार किया था, पर वो योजना कभी आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। 1942 आते आते जर्मन सेना तो पूर्वी मोर्चे पर रूस में बुरी तरह फंस चुकी थी।
तब तक बोस को भी ये अंदाजा हो गया था कि उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया जाना चाहिए। वहां जापान तेजी से जीत रहा था और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक युद्धबंदी भी बने थे। मई 1942 में उनकी हिटलर से मुलाकात भी तो हुई थी। हाँ, एक ही मुलाकात हुई थी वो। हिटलर ने सीधे मदद का कोई वादा नहीं किया, सिवाय एक पनडुब्बी का इंतजाम करने के, जिससे वो एशिया जा सकें। अच्छा, सिर्फ जाने का इंतजाम। जी। और इसी दौरान उनके निजी जीवन में भी एक अहम घटना हुई जिसका जिक्र मिलता है। उनकी पत्नी या साथी एमिली शेंकल ने बर्लिन में उनकी बेटी अनीता बोसपैफ को जन्म दिया था। तो फरवरी 1943 में बोस एक जर्मन यू बोट यानी पनडुब्बी पर सवार होकर एशिया के लिए निकल पड़े। ये बहुत खतरनाक और लंबा सफर था। हाँ, वो भी युद्ध के बीच में। बिल्कुल। मेडागास्कर के पास उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में शिफ्ट किया गया और आखिरकार मई 1943 में वो जापानी कब्जे वाले सुमात्रा पहुंचे। और वहां पहुंचते ही उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA को फिर से संगठित करने का काम शुरू कर दिया। जी हाँ, INA का गठन तो पहले रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन जापानी सेना से कुछ मतभेदों के कारण वो बिखर सी गई थी। सुभाष बोस ने जापानी मदद से उसे पुनर्जीवित किया। इसमें मुख्य तौर पर सिंगापुर और मलाया में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जो भारतीय सैनिक जापानियों द्वारा पकड़े गए थे वही शामिल थे। और नारा दिया, चलो दिल्ली। बिल्कुल, चलो दिल्ली। उन्होंने एक अस्थायी सरकार भी तो बनाई थी। हाँ, सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में उन्होंने आजाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्राध्यक्ष वो खुद बने। इस सरकार को जापान और जर्मनी समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। और जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नियंत्रण नाम मात्र के लिए इस सरकार को सौंपा था। जी, जिनका नाम फिर शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। लेकिन सैन्य मोर्चे पर क्या हुआ? INA का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या जापानी सेना उन्हें बराबर का सहयोगी समझती थी? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि जापानी सैन्य अधिकारी बोस को एक प्रेरणा देने वाले नेता तो मानते थे, इसमें कोई शक नहीं, पर सैन्य रणनीति में शायद उन्हें बहुत कुशल नहीं समझते थे। अच्छा। 1944 में INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत पर हमले की कोशिश की, खासकर इम्फाल और कोहिमा के मोर्चों पर। हाँ, वो इम्फाल की लड़ाई तो बहुत भीषण थी। बहुत भीषण। और वो अभियान बुरी तरह नाकाम रहा। क्या कारण थे विफलता के? कई कारण थे। खराब मौसम, सप्लाई का बुरी तरह टूट जाना, ब्रिटिश भारतीय सेना का जबरदस्त प्रतिरोध और जापानी सेना की अपनी प्राथमिकताएं भी थीं। इस लड़ाई में जापानी सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ और INA के भी करीब करीब आधे सैनिक मारे गए या लापता हो गए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसके बाद तो INA को पीछे हटना पड़ा होगा। जी, बची खुची INA को पीछे हटना पड़ा। युद्ध में जापान की हार अब साफ दिखने लगी थी, तो बोस ने एक और योजना बनाई। वो मंचूरिया जाना चाहते थे ताकि सोवियत संघ से संपर्क कर सकें। सोवियत संघ से? क्यों? वो सोवियत संघ को ब्रिटेन का विरोधी मानते थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। लेकिन वो सफर तो पूरा ही नहीं हो सका। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में वो विमान दुर्घटना। हाँ, जो आधिकारिक रिपोर्ट है वो यही कहती है कि विमान ने जैसे ही उड़ान भरी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस गंभीर रूप से जल गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस खबर पर भारत में तुरंत संदेह जताया जाने लगा। बिल्कुल, बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि नेताजी की मौत हो गई है। एक उम्मीद सी बनी रही कि वो कहीं छिपे हुए हैं और सही वक्त पर लौटेंगे भारत की आजादी के लिए। और ये रहस्य, ये अटकलें तो कई सालों तक चलती रहीं। हाँ, आज भी कहीं ना कहीं ये बातें उठ जाती हैं। अब अगर उनकी विरासत पर बात करें तो उन्हें नेताजी की उपाधि कैसे मिली थी? ये उपाधि, जिसका मतलब है सम्मानित नेता, ये उन्हें सबसे पहले जर्मनी में मिली थी 1942 के आसपास। वहां जो भारतीय सैनिक थे और फ्री इंडिया सेंटर के अधिकारी थे, उन्होंने ही उन्हें ये उपाधि दी थी। और बाद में ये पूरे भारत में उनके नाम के साथ जुड़ गई। हाँ, आज भी उनकी पहचान का ये एक अहम हिस्सा है। उनकी विरासत को लेकर, जैसा हमने शुरू में कहा था, नजरिया काफी बटा हुआ है। बिल्कुल, भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो उन्हें महान देशभक्त मानता है, त्यागी, वीर योद्धा, जिसने देश की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिससे उनके इतने गहरे मतभेद रहे, जिसने उन्हें निकाल दिया था, वो भी उनकी देशभक्ति की हमेशा प्रशंसा करती आई है। हाँ, लेकिन उनके तरीकों और विचारधारा से खुद को अलग रखते हुए, खासकर वो एक्सिस शक्तियों से गठबंधन वाला पहलू। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक समूह हैं, खासकर दक्षिणपंथी और अति दक्षिणपंथी विचारधारा के,
वो उन्हें अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद और कभी-कभी हिंदू पहचान के एक बड़े प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। हाँ, उनसे जुड़ी कई बार अपुष्ट कहानियां और सिद्धांत भी फैले रहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। फासीवादी जापान और नाजी जर्मनी के साथ उनका जो सहयोग था, वो गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। जी, स्रोत बताते हैं कि 1938 के बाद जब जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब बोस ने सार्वजनिक रूप से इसकी कोई कड़ी आलोचना नहीं की, न ही उन्हें भारत में शरण देने जैसी कोई पेशकश की। ये पहलू उनकी विरासत के मूल्यांकन को बहुत बहुत जटिल बना देते हैं। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है कि क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है। बिल्कुल। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के पकड़े गए अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा भी चलाया था। उसका क्या असर हुआ था? देखिए, ब्रिटिश राज ने आईएनए को कभी अपने लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं माना था, लेकिन युद्ध खत्म होने पर उन्होंने आईएनए के करीब 300 अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। लाल किले में? हाँ, लाल किले में। इसका पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस ने बचाव पक्ष का नेतृत्व किया, नेहरू, भूलाभाई देसाई जैसे बड़े वकील पेश हुए। देश में जो राष्ट्रवादी उबाल था और जो विरोध हुआ, उसे देखते हुए अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। सजा पाए अधिकारियों को भी छोड़ना पड़ा। तो एक तरह से आईएनए ट्रायल्स ने भी आजादी की प्रक्रिया को तेज किया। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आईएनए ट्रायल्स ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को और कमजोर कर दिया। ये सब दिखाता है कि सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत कितनी परतदार थी। हाँ, एक तरफ आज़ादी के लिए उनका वो अटूट समर्पण और बलिदान, दूसरी तरफ उनके चुने हुए रास्ते और गठबंधन, जिन पर आज भी इतनी बहस होती है। तो जैसा हमने इन स्रोतों के जरिए देखा, सुभाष चंद्र बोस वाकई एक असाधारण और जटिल व्यक्ति थे। वो एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए दांव पर लगा दिया। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने, आईसीएस छोड़ना, गांधी से अलग होकर कांग्रेस से निकलना और फिर विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस शक्तियों से हाथ मिलाना, वो उनकी यात्रा को अद्वितीय और बेहद विवादास्पद बनाते हैं। उनकी कहानी हमें वाकई सोचने पे मजबूर करती है। किसी भी ऐतिहासिक हस्ती का, खासकर बोस जैसे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय हम राष्ट्रवाद के उस जुनून, नैतिक दुविधाओं और उस समय की जो राजनीतिक सच्चाइयां थीं, उनके बीच कैसे संतुलन बनाएं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या किसी नेता के ऊंचे लक्ष्यों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों से पूरी तरह अलग करके देखा जा सकता है? शायद नहीं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर इन स्रोतों की रोशनी में और ज्यादा सोचने की, विचार करने की जरूरत है।